गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ने के मूड में भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है महाजनपदकालीन राजवंश और शासक, यानी महाजनपद काल के राजवंश और शासक। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में यानी कि पिछली क्लास में 16 के 16 महाजनपदों के बारे में जाना था, उनकी अवस्थिति के बारे में जाना था, उनका वर्तमान क्षेत्र जाना था, उनकी राजधानियों के बारे में जाना था और यहाँ तक कि उनसे संबंधित महान शासकों के बारे में भी जान लिया था। आज जानेंगे मगध महाजनपद के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में यह भी बताया था कि 16 के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था और इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी नदी के तट पर, जिसकी राजधानी पोटनी या पोटल थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज मगध महाजनपद के अंतर्गत आने वाले राजवंशों की कहानियों को। हर्यक वंश लिखा है। क्या लिखा है? हर्यक वंश। दोस्तों, यहां मगध महाजनपद है। कौन सा जनपद है? मगध महाजनपद है, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य का कुछ क्षेत्र है। यही महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। यहां पर 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने, किसने? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना की। तो 544 ईसा पूर्व में मगध महाजनपद में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार का अन्य नाम शेणिक था, उपनाम कह सकते हैं। बिंबिसार का उपनाम क्या था? शेणिक था। तो ठीक है, बिंबिसार का उपनाम शेणिक था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार को जानेंगे। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर देना शुरू किया। आप यह जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि यह एक ऐसा कूटनीतिक राजा था जो ऐसे राजाओं को, ऐसे राजघराने को ढूंढने में लगा हुआ था जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे, केवल कन्याएं थी। तो यह बिना पुत्र वाले राजा की कन्या से विवाह करता और जब राजा मर जाता, जब उसका कोई उत्तराधिकारी न रह जाता, तो यह उस राजा के राज्य पर अधिकार कर लेता और उस राज्य को अपने साम्राज्य मगध में मिला लेता। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार होता गया और यहाँ के राज्य शक्ति बढ़ती चली गई। यही कारण है हम मगध महाजनपद को सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद और शक्तिशाली महाजनपद बताते हैं। बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी राजगीर, जिसे कि गिरिब्रज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिब्रज को बनाया, किंतु आगे चलकर इसने अपनी राजधानी राजगीर यानी कि गिरिब्रज से राजगृह स्थानांतरित कर दी। कहां कर दी? राजगृह स्थानांतरित कर दी। तो ठीक है, बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी राजगीर यानी गिरिब्रज को बनाया, किंतु आगे चलकर राजगृह को बना लिया। इसने अपने साम्राज्य और अपनी शक्ति को बढ़ावा देने हेतु वैवाहिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। अब वैवाहिक संबंध देखेंगे बिंबिसार के। वैवाहिक संबंध, तो बिंबिसार ने सबसे पहले
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया और दहेज के फलस्वरूप इसने काशी के 1 लाख मुद्रा की आय को प्राप्त किया। सबसे पहले किससे विवाह किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से तो ठीक है, बिंबिसार ने सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया और दहेज के फलस्वरूप काशी के 1 लाख मुद्रा की आय को प्राप्त किया। ये तो हो गया बिंबिसार का पहला वैवाहिक संबंध। बिंबिसार ने दूसरा और महत्वपूर्ण विवाह वैशाली नरेश यानी कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। यह बिंबिसार का दूसरा और महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध संपन्न हुआ। तीसरा इसने माद्र देश की राजकुमारी क्षेमा और खेमा से विवाह किया। किससे विवाह किया? खेमा से। इसी का नाम क्षेमा था और कोई इसे खेमा कहते थे, इसलिए इसे संयुक्त रूप से क्षेमा और खेमा या क्षेमा या खेमा बोला जाता है। तो ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण विवाह माद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से किया। किससे किया? क्षेमा या खेमा से किया। इस प्रकार बिंबिसार के महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध हुए। बिंबिसार ने पहला महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से स्थापित किया और दहेज के रूप में काशी के 1 लाख मुद्रा की आय प्राप्त की। दूसरा महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना से किया और तीसरा महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध माद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से स्थापित किया। इस प्रकार बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया। इसके बाद आते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध। बिंबिसार का सबसे प्रिय मित्र अवंती नरेश चंडप्रद्योत था। चंडप्रद्योत जब एक बार पांडु रोग से ग्रस्त हुआ तो बिंबिसार ने अपने सबसे प्रिय वैद्य अजीबक को, किसको भाई? अजीबक वैद्य को चंडप्रद्योत के इस रोग के उपचार हेतु अवंती भेजा था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसे जीता? अंग महाजनपद को जीता। और जब बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता था उस समय यहाँ का शासक ब्रह्मगुप्त था। कौन था? ब्रह्मगुप्त। तो ठीक है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त की हत्या करके यानी कि वध करके अंग महाजनपद को मगध महाजनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध महाजनपद के भौगोलिक स्वरूप में विस्तार देखा गया कि बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मूल रूप से बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बुद्ध का बहुत बड़ा प्रशंसक था और इसे बिंबिसार को बुद्ध का परम मित्र भी माना जाता है। तो ठीक है, बिंबिसार मूल रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु आगे चलकर अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को भी स्वीकार कर लिया था, किंतु मूल रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
इसके बाद इसका पुत्र होता है जिसका नाम है अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की। कब हत्या की? 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त कर लिया। पहला शासक हो गया बिंबिसार, दूसरा शासक हो गया अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, इसने अपने पिता बिंबिसार की 492 ईसा पूर्व में हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त किया। इसने पहला युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ लड़ा। प्रसेनजित के साथ इसके 2 युद्ध हुए, जिनमें से पहले युद्ध में प्रसेनजित पराजित हुए, किंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजित को जीत मिली, यानी कि प्रसेनजित विजयी हुए। इसके बावजूद भी प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्जिरा का अजातशत्रु के साथ विवाह किया और पुनः अजातशत्रु के रूप में मगध को काशी के एक ग्राम के 1 लाख आय की प्राप्त हुई। काशी का एक गांव था जहां से 1 लाख रुपए जुटाया गया और अजातशत्रु को दहेज के रूप में पुनः दे दिया गया। इससे पहले प्रसेनजित ने ही जब अपनी बहन कौशल देवी का बिंबिसार यानी कि अजातशत्रु के पिता से विवाह किया था, तब काशी के मुद्रा की 1 लाख आय को दहेज स्वरूप बिंबिसार को भी प्रदान किया था। तो ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और मगध की राजगद्दी प्राप्त की। इसका पहला युद्ध प्रसेनजित जो कि कौशल के राजा थे से हुआ, जिसमें पहले युद्ध में प्रसेनजित पराजित हुए और दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ। इसके बावजूद भी प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्जिरा का अजातशत्रु से विवाह कर दिया। तो पहला युद्ध किससे हुआ था? प्रसेनजित से। प्रसेनजित से पहला युद्ध। प्रसेनजित ने क्या किया? अजातशत्रु से अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह कर दिया, वज्जिरा का विवाह किया। दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ? तो बता दें कि दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक से हुआ। किससे हुआ? चेटक से। चेटक, वैशाली के शासक चेटक से हुआ, जिसमें चेटक पराजित हुआ और अजातशत्रु ने वैशाली यानी कि वज्जी को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य में मिला लिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले अंग को बिंबिसार ने मगध में मिलाया था और अब अजातशत्रु ने वज्जी को महाजनपद मगध में मिला लिया। ठीक है, अब अजातशत्रु का जो मूल नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था कुड़िक। ये भी जानने योग्य है। क्या था? कुड़िक। अजातशत्रु का मूल नाम क्या था? कुड़िक था। ठीक है, इसने प्रसेनजित से युद्ध किया, प्रसेनजित को पहले हराया, दूसरी बार प्रसेनजित ने इसे हराया और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। इतिहास में पहला ऐसा शासक है प्रसेनजित जिसने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बावजूद भी अपनी पुत्री का विवाह अपने प्रतिद्वंदी से किया। दूसरा युद्ध चेटक से लड़ा गया, जिसमें चेटक पराजित हुआ और अजातशत्रु ने वैशाली को मगध महाजनपद में मिला लिया, विलय कर लिया। इसके बाद उदयन होता है। कौन आता है? उदयन। उदयन। तो ठीक है, हर्यक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो बता दें कि हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन था। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की 462 ईसा पूर्व में हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की। ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई जैसे को तैसा। उदयन देख रहा था कि इसके पप्पा अजातशत्रु ने इसके बब्बा यानी कि दादा बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी। तो ये उसी समय
निश्चय कर लिया था कि हम भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी प्राप्त करेंगे। और अंततः वह काम इसने 462 ईसा पूर्व में कर दिखाया। यानी कि 462 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके उदयन ने मगध की राजगद्दी प्राप्त कर ली। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद उदयन ने सबसे पहले क्या किया, तो बता दें कि सबसे पहले इसने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को बनाया। किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया, जो वर्तमान में बिहार का पटना है। क्या है? बिहार का पटना है। तो ठीक है, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। उदयन ने पहला काम क्या किया राजा बनने के बाद? तो अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन के बाद इसके कई उत्तराधिकारी हुए। जिनमें से नाग दशक को हर्यंक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक नाग दशक हर्यंक वंश का ऐसा शासक हुआ जो मगध जैसे विस्तृत साम्राज्य के संचालन में असफल रहा, निठल्ला साबित हुआ और मगध की जनता ने इसके विरुद्ध, नाग दशक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप इसके सेनापति, जिसका नाम शिशुनाग था, उसने 412 ईसा पूर्व में इस नाग दशक, जो कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर्यंक वंश का अंतिम शासक नाग दशक, ताकि आपको याद हो जाए। तो इस नाग दशक को 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने अपदस्थ करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। कब की भाई? तो बता देंगे 412 ईसा पूर्व में की। 412 ईसा पूर्व में की। तो ठीक है, हमने हर्यंक वंश के बारे में इतना कुछ जाना। ध्यान रखना कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए, इन सब ने अपने पिता की हत्या कर करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। चाहे वो अजातशत्रु हो, उदयन हो, नाग दशक हो या अन्य शासक हो, इन्होंने सबने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। तो ठीक है, हर्यंक वंश में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल ये है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, तो बताएंगे बिंबिसार था। इसको मत भूलना। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका उपनाम क्या था? तो श्रोणिक उपनाम था। ठीक है, बिंबिसार ने किन किन राज्यों को अपने साम्राज्य मगध में मिलाया था? तो अंग को मिलाया था। किसे मिलाया था भाई? अंग को मिलाया था। ठीक है, कौन कौन राजघराने से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौन कौन सी इसकी प्रमुख पत्नियां रहीं, इसके बारे में हमने जाना। अब अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में, तो अजातशत्रु के बारे में केवल इतना जानना है कि अजातशत्रु का मूल नाम कुड़िक था। अगर हम उदयन की बात करें तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था और अपनी राजधानी भी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया था। और अगर हम नाग दशक की बात करें तो केवल इतना ध्यान रखेंगे कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। तो ठीक है, इस प्रकार हर्यंक वंश का अंत होता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। कब की थी भाई? तो 412 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में की थी। शिशुनाग का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली को बनाया था। किसे बनाया था? वैशाली को बनाया था। ये शिशुनाग का प्रमुख कार्य है और ये पूछा भी जाता है।
तो ठीक है, शिशुनाग के बारे में केवल इतना बताएंगे कि शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो यही था कि इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाया। इसके बाद शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कौन हुआ? कालाशोक, जिसे कि काकवर्ण का भी कहा जाता है। काकवर्ण हो सकता है इसका रंग काला रहा हो, शारीरिक रंग काला रहा हो, यही कारण है कि इसे काकवर्ण कहा जाता था और काकवर्ण का शुद्ध काकवर्ण न कह के इसे कालाशोक भी कहा जाता रहा होगा। तो ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था। इस कालाशोक ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो ये था कि इसने अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया, यानी कि इसके पप्पा ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाया तो इसने पुनः अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को कर दिया। किसे कर दिया? पाटलिपुत्र को। वैशाली से पाटलिपुत्र। यह राजधानी परिवर्तन का क्रम उदयन के समय से शुरू हुआ, जो कि हर्यंक वंश का शासक था। उदयन ने सबसे पहले अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की, यानी कि पाटलिपुत्र को बनाया। इसके बाद शिशुनाग हुआ, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाया। इसके बाद शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, काला वर्ण वाला हुआ, काकवर्ण हुआ और इसने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को बना ली। एक चीज और कि इसी कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। हमने आपको प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताना भूल गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में। कब? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहां हुई थी? तो बता दें कि राजगृह में हुई थी। यद्यपि अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, इसके बावजूद भी यह बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखता था। तभी तो इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसके राजधानी राजगृह में हुई थी। और एक चीज और कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही स्वामी महावीर और गौतम बुद्ध इन दोनों को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध और स्वामी महावीर का निधन हुआ था, यानी कि इन दोनों को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो बता देंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु ने राजगृह में गौतम बुद्ध के भस्मा अवशेष पर स्तूप का भी निर्माण करवाया था। तो ठीक है, इस प्रकार शिशुनाग वंश भी हो गया। शिशुनाग वंश के बारे में केवल इतना जानना जरूरी है। यदि आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो केवल इतना जान लीजिए कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। बताएंगे शिशुनाग था। कब स्थापना की गई थी? 412 ईसा पूर्व में की गई थी। शिशुनाग का प्रमुख कार्य कौन सा था? तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र कालाशोक या जिसे काकवर्ण भी कहते थे था। और इस कालाशोक यानी काकवर्ण का प्रमुख कार्य राजधानी परिवर्तन था। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में
किया गया था। चलिए अब मगध में दूसरे राजवंश की बात कर लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दें कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद। तो ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। तो पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा, इसके बाद शिशुनाग वंश पढ़ा। अब शिशुनाग वंश के बाद मगध में जिस राजवंश की स्थापना की गई उसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश। तो ठीक है, मगध में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। महापद्म नंद को इतिहासकारों ने शूद्र वर्ण का बताया है। क्या बताया है? शूद्र वर्ण का, यानी कि महापद्म नंद शूद्र वर्ण का था। महापद्म नंद को पुराणों में कई उपाधियां प्राप्त है, जैसे कि सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, एक राट। यहां सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला, और एक राट का मतलब होता है ऐसा राजा जिसके राज्य का विस्तार समुद्र के एक छोर से समुद्र के दूसरे छोर तक है। तो ठीक है, हम बताएंगे कि मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसे इतिहासकारों ने शूद्र वर्ण का बताया है। इसे पुराणों में कई उपाधियां प्राप्त हैं, जैसे कि सर्वछत्रांतक, एक राट। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला, और एक राट का मतलब होता है उस राजा से जिसके राज्य का विस्तार समुद्र के एक छोर से समुद्र के दूसरे छोर तक है। यह नंद वंश का महान शासक था। महापद्म नंद ने कलिंग विजय अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था? कलिंग विजय अभियान। इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय अभियान भी किया था? तो बता दें कि कलिंग के शासक खारवेल, ध्यान रखना, कलिंग का शासक खारवेल था। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख तो ठीक है, कलिंग विजय अभियान की जानकारी महापद्म नंद द्वारा कलिंग विजय अभियान की जानकारी कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीता, कलिंग पर विजय किया, और यहां से यानी कलिंग से एक जिन की मूर्ति अपने साथ ले गया था। किसकी मूर्ति ले गया था? जिनसेन की मूर्ति अपने साथ मगध ले आया था। कौन भाई? महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने नंद वंश का महान शासक होकर साबित कर दिया कि शूद्र न केवल योग्य हो सकते हैं बल्कि महान शासक भी हो सकते हैं। दूसरा शासक कौन होता है? तो बता दें कि दूसरा शासक घनानंद होता है। घनानंद महापद्म नंद का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जो नंद वंश का दूसरा शासक था, लेकिन यह अत्यंत लोलुप शासक था। अत्यंत लोलुप शासक, अत्यंत लोलुप यानी कि बहुत ही लालची शासक था, और दूसरा अत्याचारी शासक था। अत्याचारी शासक घनानंद 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहा। इस अत्याचारी लोलुप शासक से मगध को मुक्त कराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की सहायता ली, और उनकी सहायता से घनानंद की तख्ता पलट कर रख दी, यानी कि घनानंद के राज्य का अंत कर दिया।
नंद वंश का अंत कर दिया और नंद वंश का अंत करने के पश्चात मगध में एक नवीन वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है मौर्य वंश। कहने का मतलब कि घनानंद महापद्मनंद का उत्तराधिकारी था, नंद वंश का दूसरा शासक था, किंतु यह अत्यंत लोलुप, निर्दयी और अत्याचारी शासक था। इसने अपनी प्रजा पर कहे ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसी के समय में यूनानी शासक मकदूनिया का शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस घनानंद के अत्याचार से मगध को आजादी दिलाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश का अंत कर दिया, यानी कि घनानंद के राज्य का अंत कर दिया और मगध में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है मौर्य वंश। तो दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो या क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।